संडे को एग्जाम है हो। वेरी गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स, 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 वेरी गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। आज तो पूरे 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 लौंडे आए, कम से कम आज तो आओ, निकलो। वेरी गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। अब तो एग्जाम संडे को ही लूंगा मैं, कोई भी हालत में, बाय हुक और क्रुक। अब तो एग्जाम संडे को ही होगी 80 मार्क्स की, एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट, एज soon as Sunday comes, as soon as Sunday comes, exam will be done, done। चलो भाई, संडे को एग्जाम है, प्रिपरेशन करो, पढ़ाई करो अच्छे से। एग्जाम होगी मतलब होगी एट एनी कॉस्ट। 80 मार्क की एग्जाम होगी। मैथ्स का जो एग्जाम है वो बोला गया है वो होता रहेगा। चलिए, प्रोविजंस और कंडीशंस फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। कच करो, कुछ करो, कुछ भी करो, कच कुछ काच कुछ नहीं चलने वाला। ये पत्थर दिले, ये नहीं पिघलने वाला। वाह वाह भाई, हथौड़ा गिरता है ना पैर पे, तुझे मालूम है क्या होता है? प्रोविजंस और कंडीशंस फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, प्रोविजंस और कंडीशंस फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ओके, in my last lecture I have completed for the different methods for allotment of shares। अलग अलग मेथड्स जो है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के वो हमने कंप्लीट किए हैं। इन ऑल वी हैव सीन 10 methods for allotment of shares। what is the first method for the public offer we have? what is the first method we have in the case of public offer? IPO and FPO, initial public offer and further public offer। फिर इसके बाद हमने क्या देखा था? issue of shares to existing members, right issue and bonus issue, issue of shares to the existing employees of the company, ESOS, ESPS, SARS and sweat equity। फिर इसके बाद लास्ट में हमने क्या देखा था? What did we see last? प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट दो तरीके से होता है, एक होता है राइट इश्यू, दूसरा होता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्रेफरेंस। प्रोविजंस और कंडीशंस फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। नाउ इन दिस पर्टिकुलर नेक्स्ट हेडिंग व्हाट वी आर एग्जैक्टली गोइंग टू 3 स्टार इसे करके रखें, प्रोविजंस और कंडीशंस फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वाला पॉइंट और इसके बाद का प्रोसीजर, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। डिटेल आंसर के मुताबिक फाइनल एग्जाम में 2 चैप्टर में से आपको डिटेल आंसर लिखना पड़ सकता है, एक ये चैप्टर और एक पहला वाला चैप्टर जो कि है सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, जिसकी एग्जाम 80 मार्क की ये संडे को होने वाली है एट एनी कॉस्ट। इट्स नॉट एज यू से, इट इज जैसे ऊपर वाला चाहे वैसे, ऊपर वाला जो चाहेगा वो होगा। चलो, प्रोविजंस और कंडीशंस फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, provisions and conditions for allotment of shares। now in this particular discussion today what we are going to see and learn and understand is the various provisions or conditions for allotment of shares। provisions यानी कानून, किसके लिए? for the allotment of shares। allotment of shares करने के लिए whatever is the different provisions or rules in the Companies Act we have to see। हमें आज के इस पूरे टेक्स्ट में ये देखना है कि कंपनीज एक्ट में अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स को लेकर क्या सारे जो है प्रोविजंस दिए गए हैं। शुरू करने से पहले फिर से याद दिला दूं, जब नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड से एप्लीकेशन ज्यादा आते हैं, इट इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। व्हेन नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड, इट इज अ केस ऑफ फुल सब्सक्रिप्शन। व्हेन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड इज लेस देन द नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड, इट इज कॉल्ड एज केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन की मिनिमम कंडीशन है 90%। जितने शेयर्स इशू किए जाते हैं उसके 90% जो है वो सब्सक्राइब होना चाहिए। जीजा ध्यान दो, मतलब मोबाइल में ध्यान दोगे, 90% जो है मिनिमम जो है वो सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। हाउ मच शुड बी द सब्सक्रिप्शन मिनिमम? 90%। अगर 90% सब्सक्रिप्शन होता है, अगर 90% सब्सक्रिप्शन होता है तभी जाकर वो सारा के सारा इशू वैलिड होगा। 90% से 1% कम में अगर सब्सक्रिप्शन आता है तो पूरा के पूरा इशू कैंसिल किया जाता है, सारा मनी रिफंड करना पड़ता है। हमें ओवर सब्सक्रिप्शन आया, अंडर सब्सक्रिप्शन आया, फुल सब्सक्रिप्शन आया, अब उसके मुताबिक हमें अलॉटमेंट करना है।
जैसे हमें पता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन जो होता है नॉर्मली कंपनी प्रो रेटा अलॉटमेंट करती है, राइट। जब इन केस ऑफ फुल सब्सक्रिप्शन है, अंडर सब्सक्रिप्शन है, दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, जितने एप्लीकेशन आए हैं उन सभी को अलॉटमेंट करना है। लेकिन कंपनी अलॉटमेंट करते वक्त किन नियमों का, किन प्रोविजंस का, किन रूल्स का ध्यान रखना पड़ता है, ये अभी हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। इन टुडे सेट ऑफ डिस्कशन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एंड लर्न व्हाट आर एग्जैक्टली द रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। कंपनी जो शेयर्स अलॉट करने वाली है, शेयर अलॉटमेंट को लेकर कंपनी के क्या प्रोविजंस है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है कंपनीज एक्ट में, ये हमें अब यहाँ पे डिटेल में समझना है। जब हम अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के प्रिंसिपल्स या प्रोविजंस या रूल समझेंगे, दो तरह के प्रोविजंस मैं आपको सिखाऊंगा। एक होंगे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, दूसरे होंगे जनरल प्रिंसिपल्स। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेटरी और कंपल्सरी। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेटरी और कंपल्सरी। यानी ये जो नियम या प्रोविजंस मैं आपको बताऊंगा अंडर द हेडिंग ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजन आर कंपल्सरी बाय लॉ, आर कंपल्सरी बाय लॉ। फिर नेक्स्ट है जनरल प्रिंसिपल्स। जनरल प्रिंसिपल यानी वो प्रिंसिपल जो जनरली अप्लाई होता है, जनरली फॉलो करना है, लेकिन उसका फॉलोअप कंपल्सन हर एक कंपनी पे नहीं होता। स्टैट्यूटरी करेगा। स्टैट्यूटरी जब हम कहते हैं व्हेनेवर से देयर इज अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन, स्टैट्यूटरी का मतलब है एज प्रोवाइडेड बाय लॉ। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या है? एज प्रोवाइडेड बाय लॉ। So whenever we discussing statutory provisions, we are here to discuss the provisions which have to be compulsorily followed as per the law. कंपनीज एक्ट 2013 ऐसे कौन से नियम बनाती है जो कंपल्सरीली हर एक कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इज गिवन इन द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। और जो जनरल प्रिंसिपल्स किसी भी अलॉटमेंट को लेकर होंगे रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट और एनी अदर प्रोविजंस वी कैन से आर द जनरल प्रिंसिपल्स व्हिच माइट आल्सो बी फॉलोड इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। सो हमें प्रोविजंस को है दो तरीके से देखना है, एक स्टैट्यूटरी के एंगल से देखना है और एक जनरल प्रिंसिपल्स के हिसाब से। क्योंकि जब कंपनी शेयर्स अलॉट करती है तो कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में बतौर कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट। कंपनी और दोनों के बीच में क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। और कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कुछ जनरल प्रिंसिपल्स रहते हैं, वो जनरल प्रिंसिपल का फॉलो भी होना चाहिए, तो वो सारी चीजें जनरल प्रिंसिपल में आती है। लेकिन स्टैट्यूटरीली जो कंपल्सरी बाय लॉ है, जो किसी अलॉटमेंट प्रोसीजर में कंपल्सरी फॉलो होने चाहिए, वो है हमारे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। ओके, let's start with the text. Every company issuing shares has to comply with the provision of the Companies Act 2013 with regard to allotment of shares. Allotment of shares के सारे भी रूल्स, रेगुलेशंस और प्रोविजंस है, ये फॉलो करना हर किसी के लिए कंपलसरी है। A public company has to follow the company's prospectus and allotment securities rule 2014 and SEBI regulations 2018. Companies Act 2013 is the main act. उसके साथ कुछ एडिशन रूल्स भी दिए गए, दे आर गिवन इन द कंपनीज रूल 2014, जिसे हम रूल बुक कह सकते हैं। किसी लॉ का एक रूल बुक होता है जो उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जिसे हम कह सकते हैं, कॉल इट एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। कंपनीज एक्ट 2013 इज द मेन एक्ट, उसका रूल बुक एक सपोर्टिंग बुक इज द कंपनी रूल्स 2014। कंपनीज रूल 2014 में प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में कुछ रूल्स और नियम दिए गए हैं, उसका डिस्कशन हम स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में भी करने वाले हैं। Now starting with the provisions which are called as statutory provisions. Provisions for allotment of shares which a company has to fulfill may either be a statutory provision or may either be a general principle. Statutory provision which are provided compulsorily by the law. Starting with the first point, registration of prospectus. Every company which is issuing shares has to issue a document which is called as prospectus. जब कभी कंपनी अपने शेयर्स इशू करेगी, उन्हें कंपल्सरीली एक डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ता है जिसे हम कहते हैं प्रोस्पेक्टस। व्हाट डज द प्रोस्पेक्टस कंटेन? द प्रोस्पेक्टस कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इशू। इशू के रिगार्ड्स में सारी इंफॉर्मेशन उस प्रोस्पेक्टस में होती है, प्लस अ फाइनेंशियल समरी ऑफ द परफॉर्मेंस एंड द फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी इन शॉर्ट एंड समराइज्ड मैनर इज ऑल्सो गिवन इन द प्रोस्पेक्टस। इस डॉक्यूमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है? हम सभी लोग सब्सक्राइबर्स हैं, हम सभी लोग इन्वेस्टर्स हैं जो कंपनी के शेयर्स खरीदने में इंटरेस्टेड है। जैसे वो कहते हैं आधा अधूरा प्यार डेंजरस है, करना है तो पूरा करना है, करना मत। उसी हिसाब से आधे अधूरी जानकारी, डू यू थिंक इट इज यूजफुल? नो, इट इज हार्मफुल। तो पूरी जानकारी के लिए तो आना पड़ेगा। ऐसे पूरे रोज के रोज क्लास के बेंच भरने पड़ेंगे, पूरे क्लास बेंच ऐसे भर के बैठेंगे, सब लोग आएंगे
तब जाके कुछ फायदा है। न तो 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी तुम हो खुदा की कसम लाजवाब हो। वाह वाह वाह। तो भाई अगर तुम ऐसे ही अमावस टू अमावस आते रहे अमावस की चांद के जैसे, फिर तो तुम्हारा आना नहीं आना कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, और ना ही आपको कोई नॉलेज मिलने वाला है, ना ही आप इसमें से कुछ अच्छे नंबर ले पाओगे। पूरी जानकारी होना जरूरी है। तो जो नए लोग इन्वेस्टर्स जो कंपनी के प्रोस्पेक्टस खरीदने वाले हैं, उन्हें अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिले जिसे पढ़कर वो डिसीजन ले सके कि वो कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो वो सारी इंफॉर्मेशन जिस डॉक्यूमेंट में प्रोवाइड की जाती है, दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज prospectus. उस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं हम? Prospectus. Prospectus is the document which contains all the information regarding the issue, and it also contains a summarized information regarding the financial performance of the company, जिसे पढ़कर इन्वेस्टर बड़े आसानी से डिसाइड कर सकता है क्या उसे कंपनी की शेयर्स खरीदना है या नहीं खरीदना है। अब ये तो हो गया वो डॉक्यूमेंट, ढूंढे कि नहीं ढूंढे? हाँ जवाब 30 days 90 days। हाँ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट ना, मैं तो उस दिन बोला प्रोस्पेक्टस को 30 days, तो आप मना किया, बोले 90 days। देखे क्या आप? सर्च किए? मैं सर्च कर लेता हूं। दो मिनट। आवाज नहीं, बातें मत करो। इलेवन के टेक्स्ट बुक में देखा क्या आपने? काय आलं रे? काय भेटलं? लक्ष दे काय चालू आहे त्याच्यावर। ओके, बाद में देखेंगे क्लैरिफिकेशन इसका। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। अभी जब प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, क्या डायरेक्टली कंपनी जनरल पब्लिक को इशू कर सकता है क्या? नहीं, डायरेक्टली आप जनरल पब्लिक को इशू नहीं कर सकते। जो डॉक्यूमेंट, जो प्रोस्पेक्टस आप जनरल पब्लिक को इशू करने वाले, सबसे पहले उसको आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है। किसके पास? आरओसी के पास। You have to first register the document which is to be issued to general public to the ROC. What might be the reason? क्या वजह हो सकती है कि आरओसी को पहले सबमिट करना है? अगर आप लॉ को, कानून को समझते हो तो क्या लगता है, व्हाट कुड बी द लॉजिक? आरओसी के पास पहले प्रोस्पेक्टस सबमिट करना और फिर जनरल पब्लिक को इशू करना, ऐसा क्यों, क्या लगता है गवर्नमेंट? हाँ एग्जैक्टली, जो इंफॉर्मेशन उसमें दी गई है वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, उसका इंस्पेक्शन तो होना चाहिए। इट हैज टू बी वेरीफाइड दैट व्हाटएवर इंफॉर्मेशन इज गिवन। अब मान लो कोई कंपनी फेक फाइनेंशियल फिगर्स बताएगी, बड़ा चढ़ाकर प्रॉफिट बता रहे, तो बड़ा ऑब्वियस कोई भी इन्वेस्टर बड़े आसानी से ले लेगा ना कंपनी के शेयर्स, आया ना। अगर गलत मिसस्टेटमेंट्स है प्रोस्पेक्टस में, झूठी जानकारी अगर दी गई है, तो झूठी जानकारी के आधार पर कोई भी इन्वेस्टर फंस सकता है, आया ना, फंसाया जा सकता है। तो ऐसे केस में कोई भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन पास ना हो, इसीलिए प्रोस्पेक्टस का पहले रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। उस प्रोस्पेक्टस को वेरीफाई करने के बाद, रजिस्टर करने के बाद ही वो जनरल पब्लिक को इशू किया जा सकता है। Are you getting my point? So the Companies Act 2013 states the prospectus which is to be issued at the time of issue of share has to be first registered with the Register of Companies. A copy of the prospectus must be filed with Register of Companies for registration on before the date of the publication. The prospectus, इसमें अंडरलाइन करके रखो, Register of Companies.
This prospectus must be signed by every proposed director or a director or is duly authorized advocate. This prospectus may be signed by every proposed director. Proposed director and who are going to be or likely to be the directors of the company. In case of a newly established company, it may be the first directors of the company or director or is duly authorized advocate. Right? तो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस कहते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस. अब ये जो रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस है, क्या यह हर एक कंपनी के लिए कंपलसरी है? यस. क्या इसे फॉलो किए बगैर ही कंपनी इश्यू ऑफ शेयर्स कर सकता है क्या? नहीं. प्रोस्पेक्टस जनरल पब्लिक को ना इश्यू किया जा सकता है, ना ही इश्यू ऑफ शेयर्स का कोई भी प्रोसीजर आगे कंप्लीट किया जा सकता है. सबसे पहले क्या कंप्लीट करना होगा हमें? फर्स्ट वी हैव टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस. फर्स्ट वी हैव टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस. रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस होने के बाद ही हम जो है इस प्रोस्पेक्टस को जनरल पब्लिक को इश्यू कर सकते हैं और उसी के बाद आगे जो है इश्यू ऑफ शेयर्स और अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की तरफ बढ़ सकते हैं. तो ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन है. कोई भी कंपनी इश्यू ऑफ शेयर्स करने के लिए प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ेगा, लेकिन प्रोस्पेक्टस को इश्यू करने से पहले उसे रजिस्टर करना जरूरी है. आर वी ओके एंड फाइन? नाउ लेट्स कम ऑन टू एप्लीकेशन मनी. जब कंपनी शेयर्स इश्यू करती है, शेयर्स इश्यू करने के बाद जो इन्वेस्टर्स होते हैं शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं, हाँ या ना? कंपनी शेयर्स को इश्यू करती है, शेयर्स को इश्यू करने के बाद इन्वेस्टर्स शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं. सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले वो तो प्रोस्पेक्टस पढ़ते हैं. प्रोस्पेक्टस में दी गई जानकारी से अगर वो सेटिस्फाइड है, देन दे विल टेक अ डिसीजन ऑफ वेदर टू बाय द शेयर्स और वेदर नॉट टू बाय द शेयर्स. लेट्स कंसिडर कि हम सभी लोगों ने डिसाइड किया है कि हम कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे and the value of the shares which are being in consideration is rupees 100. How much is the value? 100 rupees is the value. How much is the value? 100 rupees is the value in the consideration of the shares which every one of us has ready to buy. सबसे पहली और सिंपल बात, जब अपने को शेयर्स कंपनी की लेने हैं तो हमें क्या फिल करके देना होगा? एप्लीकेशन फॉर्म. जो किसके साथ आता है? प्रोस्पेक्टस के साथ एक फॉर्म आता है जिसे हम कहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म. अगर हम सब लोग प्रोस्पेक्टस की जानकारी पढ़कर संतुष्ट है कि कंपनी के शेयर्स लेने में कोई हर्ज नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन बाइंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी, व्हाट विल डू इन दिस पर्टिकुलर केस? विल फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म. अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म, अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, हमें कुछ देना पड़ता है. क्या है वो? एप्लीकेशन मनी. What is to be paid along the application form? Application money. What is the general entry we have for application of money? Bank account debit to share application account, being money received on applications made by the subscribers. Yes or no? Let's for example consider कि हमारी जूली जो है, जूली इस कंपनी के 100 शेयर्स खरीद रही है. 100 शेयर जूली बाय कर रहा है. कितने? 100 शेयर्स. नाउ हमें ये तो पता है कि शेयर एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी देना है. अपने अकाउंट्स में इतने सारे प्रॉब्लम में सॉल्व भी किया है एप्लीकेशन मनी का जो अमाउंट दिया है, लेकिन कभी थॉट आया कैसे डिसाइड करें कंपनी के एप्लीकेशन पे कितना लेना है? तो उसके लिए भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन दिए गए हैं. अब यहां पर एप्लीकेशन मनी को लेकर बच्चों दो तरीके से हमारे पास बाइफर्केशन है. देयर इज बाइफर्केशन ऑन टू एस्पेक्ट्स एंड टू एक्ट्स सेइंग डिफरेंट थिंग्स. वन इज कंडीशन व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द कंपनीज एक्ट एंड अनदर इज कंडीशन व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द सेबी एक्ट. सेबी एक्ट किसे एप्लीकेबल है? एक लिस्टेड कंपनी को. इज इट एप्लीकेबल टू अ नॉन लिस्टेड कंपनी? नो, इट्स एप्लीकेबल ओनली टू अ लिस्टेड कंपनी. सो द कंपनीज एक्ट 2013 says, and it gives the statutory provision that minimum of 5% of the nominal value of the shares have to be received at the time of the application money itself. How much is the value of shares? 100. 5% कितना हुआ? 5 rupees. तो जूली को एप्लीकेशन के साथ कितना पैसा देना है कंपलसरी? 5. सो क्या कंपनी एप्लीकेशन मनी के वक्त 2 रुपए मंगवा सकती है? नहीं, नहीं, अजी बात नहीं. क्यों नहीं? क्योंकि स्टैट्यूटरी प्रोविजन कहता है कि 5% कम से कम आ जाना चाहिए. स्टैट्यूटरी कंपलसरी होता है कि वॉलंटरी होता है? कंपलसरी होता है.
यानी कंपलसरी हर एक कंपनी जो शेयर्स इश्यू करने वाली है उन्हें कंपलसरी 5 रुपए जो है बतौर एप्लीकेशन मनी लेना ही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कंपनीज एक्ट 2013 states that minimum of 5% of the nominal value of the shares has to be received at the time of the application money itself. But the SEBI Act has a different thing to say. They said no, 25% of the nominal value of the shares have to be issued at the application money itself. So if it is a listed company जिसके शेयर्स जूली खरीद रहा है तो उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे? 100 multiplied by 5 या 100 multiplied by 25? 100 multiplied by 25. Now in that case the application money will be 2500. Are you getting my point? This is the point regarding application money. Point यहाँ पे मेरा खत्म होता है. The Companies Act states that along with the application form, the applicant has to pay a minimum of 5% of the nominal amount of the shares or such other amount as may be specified by the SEBI. देखो 5% of the nominal amount. Underline 5%, minimum of 5% of the nominal account. तो नॉर्मली एक अनलिस्टेड कंपनी जो है कंपनी के शेयर्स इश्यू कर रही है तो जितनी वैल्यू है उसकी 5% वैल्यू कम से कम 5%। ऐसा बोला है क्या? ओनली 5%। तो अगर कोई कंपनी एप्लीकेशन के वक्त अगर 50% अमाउंट मंगवा रही है तो कैन दे डू इट मंगवानी? नो, दे कैन और दे कैन नॉट? दे कैन, क्योंकि मिनिमम 5% बोला है। 5% से कम नहीं ले सकते, 5% से ज्यादा जितना लेना है। एप्लीकेशन के वक्त 100% ले सकते हो, एप्लीकेशन के वक्त आप 100% पैसे मंगवा सकते हो, लेकिन एप्लीकेशन के वक्त 5% से कम की रकम आप नहीं मंगवा सकते। समझे मंगवाने? राइट। SEBI has specified the application money to be minimum of 25%. यहां पे लिखो SEBI, अंडरलाइन करो। SEBI का कितना है? मिनिमम 25%। अंडरलाइन SEBI and minimum 25%. SEBI has prescribed minimum of 25% of the nominal amount of the shares. The application money is to be paid in the bank specified by the company. अभी ओके? ये सारा एप्लीकेशन मनी सेपरेट शेड्यूल बैंक में जमा होता है जिसको अपॉइंट किया जाता है फॉर कंप्लीशन ऑफ द इश्यू ऑफ शेयर्स प्रोसीजर। नाउ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कमिंग टू द पॉइंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। जब कभी भी प्रोस्पेक्टस इश्यू किया जाता है, उस प्रोस्पेक्टस को इश्यू करने के बाद सब्सक्रिप्शन का जो टाइम पीरियड होता है दैट इज फॉर पीरियड ऑफ 30 डेज। कितने दिन ओपन रहेगा सब्सक्रिप्शन हमारा? 30 डेज। 30 दिन तक जितने लोग चाहे उतने सब्सक्राइब कर सकते हैं, और 30 दिन के क्लोजर के बाद अगर 90% सब्सक्रिप्शन नहीं आता तो एंटायर इश्यू गेट्स कैंसल्ड। व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर सब्सक्रिप्शन व्हिच इज गिवन एंड प्रोवाइडेड बाय द कंपनीज एक्ट? 30 डेज। The company has to receive the minimum subscription of 90% within a period of 30 days. 30 दिन के अंदर ही मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाने चाहिए। 30 दिन के अंदर अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% का नहीं आता तो एंटायर इश्यू गेट्स कैंसल्ड। हाउ मच इज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन वी नीड? 90%, and that is to be received within 30 days. 30 days from which date? 30 days from the date of issue of prospectus. If my company is issuing the prospectus on 1st of January 2021, the subscription will close on 31st of January 2021, 30 days from the date of issue of prospectus. So by the end of 31st of January 2021, if I do not receive 90% of the application or subscription, the entire issue gets cancelled. Are we okay with the condition? Very soft and clear. Minimum subscription is the minimum amount of shares that must be taken or bought by the subscribers. This amount is mentioned in the prospectus. It must be collected, देखो यहाँ अंडरलाइन करके रखो, within 30 days from the issue of the prospectus. अंडरलाइन करके रखिए 30 days from the issue of prospectus. कहाँ है टेक्स्ट बुक? कहाँ है तुम लोग? गिरी, शेट्टे, मंगवानी, किधर है टेक्स्ट बुक? अब वो ये चीजों कहाँ है तुम्हारे? इसकी चीज की भी आमंत्रण दोगे हर चीज के? नहीं तुम मारे खाओ आदमी का बस, और तुम उघडा, धूळ लागली असेल झटकून घ्या जरा. आजचा तर नाहीतरी तुमचा शेवटचा दिवस, झटकून घे. SEBI has stated that minimum subscription should be 90% of the issue. Underline 90% of the issue. Underline 90% of the issue. तो minimum subscription point clear है? Is minimum subscription point clear? How much is the minimum subscription we should receive? 90%. And that subscription has to be received within a period of
30 days. From which date? From the date of issue of prospectus to general public. Not issue of prospectus to ROC. Issue of prospectus to general public. General public को issue करने के बाद 30 दिन के अंदर subscription complete होना चाहिए. Usually, when the company does not collect minimum subscription, it means it is an issue which is under subscribed, that is the number of shares applied for is less than the shares offered by the company. अगर 90% आपके पास application नहीं है तो but obviously it is a case of under subscription. If minimum subscription is not collected within specified time, now यहाँ पर ध्यान दीजिए. I said you that day I might be in confusion, 7 or 15 days, it is 15 days. मान लो जो एप्लीकेशन जिसमें जूली ने पैसे वगैरह भरे हैं वो अंडर सब्सक्राइब हुआ, 90% से कम था, तो पूरा इशू गेट्स कैंसल्ड. व्हेन द एंटायर इशू गेट्स कैंसल्ड, द एंटायर मनी हैज टू बी रिफंडेड एंड दैट मनी हैज टू बी रिफंडेड विद इन 15 डेज. 15 डेज फ्रॉम विच डेट? 15 डेज फ्रॉम विच डेट? फ्रॉम द डेट ऑफ इशू. क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट. 1 जनवरी को प्रोस्पेक्टस इशू किया, 31 जनवरी को सब्सक्रिप्शन क्लोज हुई, 31 जनवरी को पता चल गया ओवर सब्सक्रिप्शन है, अंडर सब्सक्रिप्शन है. अगर 90% कम है तो उसके आगे 15 दिन यानी 15 फरवरी तक पैसा वापस चला जाना चाहिए. 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द सब्सक्रिप्शन. 15 दिन कहां से कहां आगे? 15 डेज. देखो यहां पे टाइम बढ़ता जाएगा. सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू किया, प्रोस्पेक्टस के बाद 30 दिन आपको दिए गए हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ सब्सक्रिप्शन. वहां से अगर पैसा अगर नहीं आया तो 15 दिन के अंदर उसके आगे 15 दिन में पैसा लौटाना है. जब मैं अलॉट में आऊंगा तो वो अलॉटमेंट में दिया गया है फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस द अलॉटमेंट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 90 डेज. यानी पहले 3 गए, पहला 1 महीना गया सब्सक्रिप्शन में, वहां से आगे 2 महीने में आपको अलॉटमेंट करके पूरा काम कंप्लीट करना है. और 90 डेज के अंदर ये नहीं होता तो भी पूरा इशू कैंसिल किया जाता है. सो ये सारे कंडीशन अब धीरे धीरे आते रहेंगे. अभी पॉइंट यहां पर क्या पे? सब्सक्रिप्शन पे है. अगर सब्सक्रिप्शन पूरा हो गया तो वेल एंड गुड, लेकिन 30 दिन के अंदर सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं होता तो जितना शेयर एप्लीकेशन मनी आया है उसको 15 दिन के अंदर लौटाना पड़ेगा. जो तुम्हारा नहीं है उसे तो लौटाना पड़ेगा. हाँ, जो तुम्हारा नहीं है उसे तो लौटाना पड़ेगा. you'll have to return it at any cost. you'll have to return it at any cost. How much time is given? 15 days time is given to the company to return the share application money. Yes or no? Right? If the minimum subscription is not collected within specified time, the entire amount received on the share application money should be returned to the subscribers within a period of 15 days from the closure of the issue. Underline 15 days of closure of issue. Closure के 15 दिन के भीतर, क्लोजर के 15 दिन के भीतर ही पैसा जो है वापस लौटाना पड़ेगा. To avoid such a situation, company may enter into underwriting agreement with the underwriters. Now who is an underwriter? A bank is an underwriter who undertakes the responsibility of ensuring that the condition of minimum subscription is met. And the thumb rule says a bank always wins. The thumb rule says bank always wins. अंडरराइटिंग का ये जो भी टास्क कमर्शियल बैंक आपके लिए करती है, दे डू इट फॉर कमीशन, जिसे हम कहते हैं अंडरराइटिंग कमीशन. अंडरराइटिंग के बारे में बताएं सभी लोगों को. व्हाट इज अंडरराइटिंग? अब 1 लाख कंपनी शेयर्स इश्यू कर रहे हैं, उसमें से मिनिमम शेयर्स कितने सब्सक्राइब होने चाहिए? 90,000. 90% की कंडीशन के मुताबिक कितने होने चाहिए? 90,000. कंपनी को गारंटी नहीं, उनको लगा 10-20 हजार कम हो जाएंगे. अगर 10-20 हजार क्या, 1 शेयर भी कम आया तो पूरा का पूरा इशू कैंसिल होगा. तो ऐसे केस में कंपनी को डर है, इसलिए कंपनी ने बैंक को अपॉइंट किया जो अंडरराइटर है, और वो अंडरराइटर अंडरराइटिंग की गारंटी लेता है. वो गारंटी लेता है कि 90% शेयर्स खरीदे जाएंगे. कल को सिर्फ 70,000 शेयर्स खरीदे गए तो 20,000 शेयर्स कम है. तो जब कभी भी अंडरराइटिंग अग्रीमेंट में बैंक गारंटी लेता है तो जितना भी शॉर्टफॉल होगा 90% से, उतने शेयर्स वो बैंक खुद खरीदेगा. यानी 20,000 शेयर्स अगर कम है तो 20,000 शेयर्स वो बैंक खुद खरीदेगा. और ये सारा काम करने के लिए, इस अंडरराइटिंग प्रोसीजर्स को वर्कआउट करने के लिए बैंक ऑलवेज विंस. इसीलिए बैंक जो चीज चार्ज करता है उस कंपनी को, दैट इज कॉल्ड एज अंडरराइटिंग कमीशन. क्या कहते हैं उसे? अंडरराइटिंग कमीशन. To avoid such a situation, the company may enter into underwriting agreement with the underwriters. अब underwriting agreement के बारे में वही दिया. A company enters into an underwriting agreement with the underwriters by paying the commission. The underwriter assures the company to take
upon the unsold shares so that the company is able to raise the minimum subscription. मिनिमम सब्सक्रिप्शन मीट नहीं होता है तो जितने भी शॉर्टफॉल होंगे वो पूरा की पूरा मीट करने का वादा जो है कौन करता है? बैंक करती है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट, क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट. As per the SEBI guidelines, the subscription list must be kept open for at least period of 3 working days and not more than 10 working days. Applicants can apply for shares only when the subscription list is open. As per SEBI, the subscription list must be kept open for at least 3 working days and a period of not more than 10 days. For a period of not more than 10 days. And the applicant can apply for shares only when the subscription list is open. Minimum subscription कितने दिन में कंप्लीट होना चाहिए? Within 30 days. Within 30 days. मिनिमम सब्सक्रिप्शन 30 डेज में कंप्लीट होना चाहिए. यहां पे क्या बोल रहे हैं? वर्किंग सब्सक्रिप्शन लिस्ट जो है यहां पे लास्ट कंडीशन, एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर शेयर्स ओनली व्हेन द सब्सक्रिप्शन लिस्ट इज ओपन. सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन कितने दिन के लिए है? मस्ट बी केप्ट ओपन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 वर्किंग डेज एंड नॉट मोर देन 10 वर्किंग डेज. अब ये कंडीशन क्या कह रहा है? नाउ व्हाट डज दिस कंडीशन से? Raise your hand and answer. Closing of subscription list. As per the SEBI, the subscription list must be kept open for a period of at least 3 working days and not more than 10 working days. Applicant can apply for shares only when the subscription list is open. क्लोजर कब हुआ है हमारा? लिस्ट क्लोजर कब हुआ है? लिस्ट क्लोजर कब हुआ है हमारा? 31 जनवरी, बरोबर. अब हमें सब्सक्रिप्शन लिस्ट को क्लोज करना है. सब्सक्रिप्शन लिस्ट को क्लोज करना है. सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज और फाइनलाइज करने से पहले उसको कम से कम 3 या 10 दिन तक ओपन रखना पड़ेगा. 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी और 3 दिन तक सब्सक्रिप्शन लिस्ट को ओपन रखना पड़ेगा. बट दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल ओनली टू अ लिस्टेड कंपनी एज पर द सेबी गाइडलाइंस. इज इट एप्लीकेबल टू अ नॉन लिस्टेड कंपनी? अभी 3 और 10 जो डेज है इसको और ऊपर वाले कंडीशन को मिक्स मत करना. डोंट मिक्स अप थिंग्स. डोंट मिक्स अप थिंग्स. अगर एक नॉर्मल अनलिस्टेड कंपनी है तो उसका सब्सक्रिप्शन लिस्ट कब क्लोज होगा? आफ्टर द पीरियड ऑफ 30 डेज, यानी 31 जनवरी को सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज हो जाएगी या सब्सक्रिप्शन क्लोज हो जाएगा. लेकिन अगर एक लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंपनी को सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज करने से पहले 3 दिन का और एक्स्ट्रा टाइम, मिनिमम 3 मैक्सिमम 10 दिन का और एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा. और जब तक लिस्ट ओपन है और मिनिमम 3 या 10 दिन के लिए, उतने और दिन के लिए लिस्टेड कंपनी के शेयर सब्सक्राइब किए जा सकते हैं. एक बार सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज हो गई उसके बाद कोई शेयर एप्लीकेशन या शेयर सब्सक्रिप्शन नहीं होता. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इधर प्लीज ध्यान दीजिए. थोड़े से पॉइंट कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा अगर अटेंटिव है, थोड़ा सा अगर अलर्ट है, और अगर नींद में है तो ये पूरा बाउंसर जाने वाला है. कल मैं इसीलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे मालूम है बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पूरा तारीखों का खेल है प्रोविजंस में. थोड़ा भी इधर उधर चुके पूरी जमलिंग कर दोगे, इधर की उधर, उधर की इधर कर देंगे, सब लिरिक्स के जैसे. इधर का गाना उधर, उधर का गाना इधर, सब ऐसा हो जाएगा. ऐसा ना हो, इसलिए प्लीज पे अटेंशन. प्रोस्पेक्टस कब इशू किया हमने? 1 जनवरी 2021 को. ठीक है. अब सब्सक्रिप्शन कितने दिन में पूरा होना चाहिए अपना? 30 दिन में. 31 जनवरी 2021. यस और नो? 31 जनवरी 2021. अगर ये एक अनलिस्टेड कंपनी है तो 31 जनवरी को ही इसका
सब्सक्रिप्शन लिस्ट का क्लोजिंग हो जाएगा, हाँ या ना? यस और नो? सब्सक्रिप्शन लिस्ट का इसका क्लोजिंग कब होगा? 31 जनवरी 2021 को। लेकिन अगर ये लिस्टेड कंपनी है तो इसे सेबी का ये रूल एप्लीकेबल होता है जिसे कहते हैं क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, विच सेज बिफोर द क्लोजिंग द सब्सक्रिप्शन लिस्ट इट शुड बी गिवन मिनिमम पीरियड ऑफ 3 days, मिनिमम ऑफ 3 days एंड मैक्सिमम ऑफ 10 days। यानी इस कट ऑफ डेट के बाद, प्रोस्पेक्टस के 30 days के कंप्लीशन के बाद आगे और 3 दिन या मैक्सिमम 10 दिन तक सब्सक्रिप्शन लिस्ट को ओपन रखा जा सकता है। लेट्स फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कि हमारी जो कंपनी है उसने 3 दिन का टाइम पीरियड दिया है। तो 3 दिन का टाइम पीरियड क्या हुआ? 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, यानी 3 फरवरी 2021 तक हमारे लिस्टेड कंपनी की सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन रहेगी। यानी अगले और 3 दिनों तक शेयर सब्सक्राइब किए जा सकते हैं और 3 तारीख को फाइनली सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज हो जाएगी। अगर 10 दिन का टाइम लिया होता तो 10 फरवरी 2021 तक सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन रहेगा और 10 दिन का एक्स्ट्रा टाइम लिस्टेड कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करने का कंपनी को मिलता है। लेकिन एक बार सब्सक्रिप्शन लिस्ट बंद हो गई, गुड मॉर्निंग अग्रवाल जी, अगर एक बार सब्सक्रिप्शन लिस्ट अगर क्लोज हो गई, एक बार अगर सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज हो गई, उसके बाद कोई भी शेयर्स को सब्सक्राइब नहीं कर सकता। तारीखें समझ में आ रही है? तारीखों का खेल है सब। लेकिन ये वाली तारीख का खेल किसका एप्लीकेबल है? ओनली टू अ लिस्टेड कंपनी, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू एन अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी की क्लोजिंग कब होगी? 31 जनवरी 2021। अभी ओके? नेक्स्ट पॉइंट, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। नाउ पॉइंट इज टू बी क्लियर, who has the authority to decide on the ratio of allotment and basis of allotment? हम एप्लीकेंट या कंपनी? कंपनी। और कंपनी के अंदर किसके पास अधिकार है टू डिसाइड ऑन द अलॉटमेंट रेशियो एंड एवरीथिंग? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज पर द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैव बीन गिवन द पावर टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ द अलॉटमेंट। किस व्यक्ति को अलॉट करना है शेयर्स, किस व्यक्ति को अलॉट नहीं करना है, ये सारा तय करने का अधिकार किसे दिया गया है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। Allotment of shares will be open on the basis which will be decided for each category of subscribers. Allotment will be as per the minimum application size fixed by the company. Lot size compulsory fix कर दे, minimum 100 shares खरीदने पड़ेंगे, minimum 1000 shares खरीदने पड़ेंगे और उस lot size के हिसाब से allotment होता है। Over subscription, ये पॉइंट समझाने की जरूरत है। जब कभी भी कंपनी के शेयर्स ज्यादा नंबर में सब्सक्राइब होते हैं, एप्लीकेशन रिसीव्ड for the shares is more than the number of shares issued by the company, it is a case of over subscription. अब over subscription को लेकर क्या statutory provision है? Over subscription means when the application received for the shares is more than the number of shares offered by the company. SEBI does not allow any allotment. Point. SEBI, मैंने अभी आपको बोला था, मैं आपको एक बात बोल रहा था कुछ दिन पहले, if you remember, आप सभी लोगों ने कहा, जवाब क्या था कि भाई सर अगर कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए और कंपनी के पास अगर 1,10,000 शेयर्स के एप्लीकेशन है, कैन द कंपनी इशू 1,10,000 शेयर्स? एवरीवन्स आंसर वाज नो, बिकॉज इन एनी केस कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स विच आर बीइंग इशूड। लेकिन मैंने उस दिन आपको एक बात बोला था, देयर इज वन एक्सेप्शन। नाउ कमिंग टू दैट एक्सेप्शन, जिसमें मैंने बताया था कि 10% का एक्सेप्शन दिया जाता है। उसी पॉइंट के ऊपर अब यहां पर आना है, इसीलिए स्टैट्यूटरी प्रोविजन। Over subscription means application received for the shares are more than the number of shares offered by the company. SEBI does not allow any allotment in excess of the securities offered through the offer or document or prospectus. However, it may permit to allot not more than 10% of the net offer. यानी कि अगर मेरे कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं, प्लीज पे अटेंशन, अगर मेरे कंपनी ने 1 लाख शेयर्स, यहां पे अंडरलाइन करके रखो, नॉट मोर देन 10% नेट ऑफर। अब एक्सेप्शन समझने की कोशिश करो। मेरे कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं, मेरे कंपनी को 1,10,000 एप्लीकेशन आए हैं। नॉर्मली जितने शेयर्स इशू किए गए हैं उतने का अलॉटमेंट किया जा सकता है, लेकिन एक्सेप्शनल केस में मुझे लग रहा है कि अगर मैं सेबी को रिक्वेस्ट करूं,
और अगर उनकी परमिशन लूं, might happen that SEBI might allow me to issue extra number of shares more than the issue which is being made, that is 1 lakh. इशू कितने का है मेरा, क्या साइज का है, 1 लाख शेयर्स का. उसके अलावा और 10,000 शेयर्स एक्स्ट्रा इशू करने का अधिकार मुझे सेबी दे सकता है. तो बात दिमाग में साफ ऐसे खिले के जैसे फिक्स होने चाहिए. परमिशन किसकी लगेगी? अगर सेबी परमिशन नहीं देता तो क्या कोई भी कंपनी नंबर ऑफ शेयर्स इशूड से ज्यादा अलॉटमेंट कर सकती है? नहीं. ये 10% एक्सेस भी तभी किया जा सकता है जब सेबी परमिशन देगा. इसलिए वहां पर क्या है कंडीशन? हाउएवर इट मे परमिट. इट कौन है यहां पे? सेबी. हाउएवर इट मे परमिट टू अलॉट नॉट मोर देन 10% ऑफ द नेट ऑफर. हमने सेबी को रिक्वेस्ट किया, बोला रिक्वेस्ट करो तो मंजूर होती है, ऐसी बात नहीं है. हमने सेबी को रिक्वेस्ट किया, बोला थोड़ा सा कंसेशन मिल जाए 5-10 मिनट का. तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, 5-10 मिनट की बात है, लो भाई कंसेशन 5-10 मिनट. सेबी बोला कि ठीक है 5-10 मिनट का कंसेशन मिल जाएगा. तो 5-10 मिनट का हमने बोला 5-10 मिनट का कंसेशन, 5-10% का कंसेशन. तो बोला कि ठीक है 5-10% का कंसेशन मिल जाएगा. क्या कौन सी बड़ी बात है? 10% कोई बहुत बड़ी बात है. 10% का कंसेशन दे दिया. अब ऐसे केस में जब सेबी ने परमिट किया है, मेरा इश्यू साइज 1 लाख शेयर्स का है, कैन आई इश्यू 1,10,000 शेयर्स? यस. इफ सेबी हैज परमिटेड, a company can issue shares in excess of the number of shares issued. The company can allot shares in excess of the number of shares issued. The number of shares issued by the company are 1 lakh. But I can allot 1,10,000 shares if permitted by SEBI. फिर से दिमाग की खिड़कियां खुली रखो. ये कंडीशन किसके लिए है? लिस्टेड कंपनी के लिए है. यानी अनलिस्टेड कंपनी कतई भी कोई भी हालत में नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड से ज्यादा के अलॉटमेंट नहीं कर सकती. आर वी क्लियर? वेरी क्लियर इन दिस पॉइंट. नेक्स्ट, परमिशन टू डील ऑन स्टॉक एक्सचेंज. अगेन ये किसके एप्लीकेबल होगी? लिस्टेड या अनलिस्टेड को? लिस्टेड कंपनीज को. एवरी कंपनी बिफोर मेकिंग अ पब्लिक ऑफर शैल अप्लाई टू वन और मोर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज टू सीक परमिशन फॉर लिस्टिंग इट्स शेयर्स विदिन देम. क्या कंपनी जो शेयर्स इशू करने वाली है, पब्लिक ऑफर करना चाह रही है, आईपीओ करना चाहिए, डायरेक्ट ऑनलाइन में अपने शेयर्स बेच सकती है क्या? नहीं. ऑनलाइन फॉर्मेट में कंपनी को अपने शेयर्स डीमैटेरियलाइज फॉर्म में अगर सेल करना है, वो सेल करने के लिए सबसे पहले कंपनी को लिस्ट होना पड़ता है. द कंपनी हैज टू बी लिस्टेड ऑन वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. पुणे स्टॉक एक्सचेंज भी है, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज भी है, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज भी है, बैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज भी है. ऐसे छोटे मोटे स्टॉक एक्सचेंज बहुत है, लेकिन ये मैक्सिमम इनमें से रिकॉग्नाइज नहीं है. हमारे इंडिया में 2 रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज कौन से? बीएसई एंड एनएससी. पुणे स्टॉक एक्सचेंज भी है, पुणे स्टॉक एक्सचेंज भी है, लेकिन बट दैट इज नॉट अ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज. नॉट रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज. व्हाट इज रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. कहाँ है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? एनएससी कहाँ पर है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो मुंबई में है, एनएससी कहां पर है? कहां है? तुझे क्या मालूम है? कुछ मालूम है कि दिल्ली में? बीएससी मुंबई में है तो एनएससी नेशनल में होगा ना, दिल्ली में. तो ये कंफ्यूजन होता है. वो तो बीएससी मतलब मुंबई, तो एनएससी मतलब दिल्ली. तो नॉर्मली स्टूडेंट्स ये जवाब देते हैं. मैं पूछ रहा किसी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, तो बोले मुंबई में. फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, हाँ दिल्ली. कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ. मालूम भी नहीं क्या है क्या नहीं, जवाब पता, लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे जवाब देना है ना? है कि नहीं? पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे जवाब देना चाहिए. दिल्ली. फिर 1 बार पूछना पड़ता, 2 बार पूछना पड़ता, 3 बार पूछना पड़ता. हाँ अच्छा, प्रोजेक्टर क्या है? ये प्रोजेक्टर क्या है? मशीन है. अच्छा, ओ अच्छा, कंप्यूटर की भाषा में क्या है? इनपुट है. कंप्यूटर की भाषा में क्या है? इनपुट है. अब कंप्यूटर में लैंग्वेज में 2 चीजें होते हैं, इनपुट और आउटपुट. कंप्यूटर के लैंग्वेज में 2 चीजें होते हैं, इनपुट आउटपुट.
इनपुट और आउटपुट है, हाँ? तो प्रोजेक्टर क्या है, इनपुट है क्या आउटपुट है? हाँ हाँ, ट्रिपल सी किसका किससे चालू है? हाँ बताओ ईशा, प्रोजेक्टर क्या है, इनपुट है क्या आउटपुट है? इनपुट, 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 इनपुट है, सही। गौरव, यू राइट, करेक्ट, इनपुट, सही। गौरव ने सही जवाब दिया है। द प्रोजेक्टर इज द इनपुट। सॉरी, बड़े जी ने बड़े अच्छी तरीके से जवाब दिया है, दैट हमारा प्रोजेक्टर इज माई इनपुट। सही है, बड़ा ज्यादा खाया जरा। तो भाई बात ऐसी है, कुछ ऐसा किस्सा सुना रहे थे माधव सर, याद आया मेरे को। परमिशन टू डील ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, भाई साहब ये आउटपुट है, इधर से लगाए मतलब इनपुट नहीं हो, इधर से वायर लगाए मतलब इनपुट क्या है? अरे वाह। अच्छा फिर कीबोर्ड क्या है? आउटपुट। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड, लैपटॉप का कीबोर्ड, ये आउटपुट। बाहर है ना, आउट है ना, कंप्यूटर के बाहर है ना, एड़े समझ रहे तेरे को? कंप्यूटर के बाहर है, आउटपुट है, पॉइंट है ना, पॉइंट है ना। अच्छा मेमोरी क्या है? मेमोरी क्या है? चुप रहे 2 मिनट, रुक, बड़बड़ मत कर, रुक। मेमोरी क्या है? हाँ अच्छा, मेमोरी इनपुट है, वाह। चलिए, परमिशन टू डील ऑन स्टॉक एक्सचेंज, कल देखेंगे। थैंक यू सर का आउटपुट जाने का टाइम हो गया। अकाउंट्स वाले सर अभी इनपुट होंगे। पंकज सर इनपुट, दिनेश सर आउटपुट।